वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। यू आर स्टूडेंट ऑफ द मिशन राजस्थान सीएचओ एंड एनी स्टेट सीएचओ। यस, यस, वेरी गुड इवनिंग। बेटा ध्यान से समझो कि आप गायनेकोलॉजी क्लास पढ़ रहे हैं और गायनेकोलॉजी क्लास के अंदर आपने देखा बहुत सारी चीजें, कल आपने देखी। अभी उसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा आज छोटा वो है, छोटा लेक्चर है, ध्यान से समझना। मिडवाइफी एंड गायनेकोलॉजी साथ के साथ में लिखते भी रहा करो कि किस तरह से सर ने क्या चीज के बारे में। एक चीज में बहुत सारी चीजें मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को। मिडवाइफी एंड गायनेकोलॉजी, यस, आप सभी को समझ में आता है? यस, जितना भी मैं जो चीज आपको बताता हूं उसको दो बार आप घर पे पढ़ते हो और समझ में आता है। चलिए, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। टुडेज टुडेज टॉपिक अबाउट द डिसऑर्डर इन द प्रेगनेंसी। डिसऑर्डर, वेरी गुड इवनिंग। ध्यान से समझो बेटा कि आपके सामने बच्चा, आपका नाम क्या है? ध्यान से समझो कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ द आइडेंटिफोरम मॉल। कल से ही चीज को कंटिन्यू कर रहा हूं, कल वाली चीज को कंटिन्यू कर रहा हूं आपके सामने। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ आइडेंटिफोरम मॉल। आइडेंटिफोरम मोल क्या होता है, पहले ध्यान से समझो। आइडेंटिफोरम मोल क्या होता है, जिसे एच मोल के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपसे अब बात करने जा रहा हूं आइडेंटिफोरम मोल के बारे में। आइडेंटिफोरम मोल, सर ये क्या होता है, किस तरह से इस पर क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफोरम मोल, आइडेंटिफोरम मोल, इसका दूसरा नाम होता है बेटा एच मोल। क्या होता है? एच मोल, एच मोल। इसका तीसरा नाम होता है वेसिकुलर प्रेगनेंसी। क्या नाम होता है? वेसिकुलर प्रेगनेंसी, वेसिकुलर प्रेगनेंसी। और चौथे नंबर पे इसको बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? मोलर प्रेगनेंसी। चारों एक ही का नाम है। सर इसमें वास्तव में क्या होता है, इसमें वास्तव में क्या होता है, मोलर प्रेगनेंसी के अंतर्गत क्या होता है, आइडेंटिफोरम मोल में क्या होता है? सर ये यूट्रस है। यूट्रस के अंदर जब बेबी बनता है तो यूट्रस के अंदर जो प्लेसेंटा है, यूट्रस के अंदर जो प्लेसेंटा है और उसकी मेम्ब्रेन्स है, उन मेम्ब्रेन्स में ऐसे अर्थात ग्रेप शेप, अंगूर के दाने के जैसे गुच्छे बन जाते हैं। और इन गुच्छों में, ये पूरे यूट्रस में ऐसे गुच्छे भर जाते हैं। और इन गुच्छों में कौन सा हार्मोन होता है? इनमें हार्मोन होता है बीटा एचसीजी। तो बीटा एचसीजी के ग्रेप शेप, अंगूर के दाने जैसे पूरे यूट्रस में भर जाते हैं। बेबी के लगे दो तरह का आइडेंटिफोरम मोल होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में आधा भरता है और आधे में बेबी रहता है। आधे में कौन रहता है? बेबी। क्वेश्चन आए, और ये बेबी भी ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा। आइडेंटिफोरम मोल का यदि किसी को मोलर प्रेगनेंसी है, ऐसी प्रेगनेंसी है, इसमें बेबी की डेथ होना निश्चित है। बेबी की डेथ ज्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बेबी की डेथ हो जाती है और वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ में पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेके आता है। तो आइडेंटिफोरम मोल क्या होता है? यूट्रस के अंदर ग्रेप शेप, अंगूर के दाने जैसे गुच्छे बन जाते हैं जिनमें बीटा एचसीजी हार्मोन भरा रहता है। और दो तरह का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट वाले में आधे में तो मतलब बीटा एचसीजी के बने हुए गुच्छे और आधे में बेबी। ज्यादा जगह नहीं मिल पाती तो थोड़े दिन बाद ये बेबी भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और एक होता है कंप्लीट, जिस कंप्लीट मोल, जो कंप्लीट मोल प्रेगनेंसी होती है उसमें पूरे में गुच्छे होते हैं, बेबी के लिए जगह ही नहीं होती, तो बेबी बनता ही नहीं है। तो ऐसी दोनों कंडीशनों में, ऐसी कंडीशन में हम क्या कराते हैं, अर्थात डीएनसी कर देते हैं। डीएनसी मतलब डायलेशन एंड क्यूरेटेज, मतलब कि हम जो भी प्रेगनेंसी उसको खत्म कर देते हैं डायलेशन एंड क्यूरेटेज के द्वारा। डायलेशन तो करते हैं हैगा डायलेटर से, सर्विक्स को डायलेट करके। जो क्यूरेट हाथ में लेके, क्यूरेट से क्या करते हैं हम, जो भी जहां पर भी ये अंगूर के दाने जैसी स्ट्रक्चर है उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसे बोलते हैं डी एंड सी। डीएनसी आपने देखा भी है, कोई फीमेल है, प्रेगनेंसी हो गई है, हॉस्पिटल में आती है कि मेरी डीएनसी कर दो। डीएनसी मतलब आप क्या कर रहे हो, डायलेशन एंड क्यूरेटेज कर रहे हो, मतलब आप सर्विक्स का डायलेशन कर रहे हो और जो भी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है, जो भी बेबी या 1 महीने का, 2 महीने का, 3 वीक का, उसको क्या कर देते हैं आप, बाहर निकाल देते हैं। चलिए, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ द आइडेंटिफोरम मोल। सबसे पहला क्वेश्चन सीएचओ में पूछा गया, सबसे ज्यादा मात्रा में पूछा गया है आपके सामने कि स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस सीन इन द यूएसजी। सोनोग्राफी पर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, यदि आप सोनोग्राफी देखोगे तो सोनोग्राफी के ऊपर इस तरह से ब्लैक ब्लैक शैडो, पूरी ब्लैक शैडो, और उसमें इस तरह से, इसे बोलते हैं बेटा स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। तो इतनी बार क्वेश्चन में आया हुआ है स्टेट लेवल के, चाहे यूपी एनएचएम हो चाहे सीएचओ, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस किस पेशेंट में देखने को मिलती है? तो आंसर में बोलना सर ये आइडेंटिफोरम मोल एच मोल के पेशेंट में देखने को मिलती है। एच मोल की प्रेगनेंसी वाले को यदि सोनोग्राफी पर देखते हैं तो कैसी अपीयरेंस, ये कौन सी अपीयरेंस है? सोनोग्राफी किस पर? यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी पर देखने को मिलती है आपको स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। और क्या देखने को मिलता है? हाई लेवल ऑफ द एचसीजी हार्मोन, क्योंकि अंगूर के गुच्छों में कौन सा हार्मोन भरा हुआ है? एचसीजी। तो हाई लेवल ऑफ द एचसीजी हार्मोन। नेक्स्ट, इन मोनोजाइगोटिक बेबीज,
Usually fingerprints and blood group are the same. Sir, what is the mean of the monozygotic baby? Sir, monozygotic baby क्या होता है? Monozygotic बेबी। सर मोनोजाइगोटिक बेबी क्या होता है, ध्यान से समझना। सर ये मोनोजाइगोटिक बेबी का मतलब होता है, मान के चलो एक अंडा आया और एक इधर से स्पर्म आया, एक इधर से स्पर्म आया, दोनों चलते हुए आए आपके सामने। एक तो अंडा आया और एक आपके सामने कौन आया, स्पर्म आया। कौन आया, स्पर्म। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को भेदा और यहां पर जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट। ये जाइगोट गलती से दो टुकड़ों में टूट गया, एक आधा जाइगोट इधर, आधा जाइगोट इधर और आधा जाइगोट इधर, और इन दोनों से बेबी बन गए। तो ऐसे बेबी जो एक ही जाइगोट के टुकड़े से बनते हैं उसे बोलते हैं मोनोजाइगोटिक बेबी। और इन बेबी के फिंगरप्रिंट, ब्लड ग्रुप सब सेम होते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। कैसे ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक बेबी कैसे होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। तो मोनोजाइगोटिक बेबी के फिंगरप्रिंट और ब्लड ग्रुप भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक आता है हेल्प सिंड्रोम। सर व्हाट इज द हेल्प सिंड्रोम? आपने प्रेगनेंसी में दो बात समझना। प्रेगनेंसी में एक फीमेल आपके पास में ओपीडी में आती है और कहती है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बीपी बढ़ रहा है। आपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर होने के नाते आपने बीपी लिया तो बीपी भी बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है, मतलब बीपी का वैल्यू 140/90 से ऊपर है, 140/90 mmHg से ऊपर है। फिर आपने सोचा अच्छा प्रेगनेंसी में बीपी है, तो आप उससे पूछोगे पहले भी कभी बीपी था क्या? वो कहेगी नहीं सर पहले कभी बीपी नहीं था मुझे, अभी बीपी हुआ है मुझे, पहले बीपी कभी नहीं था। आज से पहले जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई और पहली बार, तो ऐसे बीपी को बोलते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गेस्टेशनल मतलब केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर बीपी हुआ है। तो हमारा दिमाग दूसरा काम करता है कि यूरिन का टेस्ट कराओ, कभी यूरिन में प्रोटीन तो नहीं है। और जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नर्सिंग स्टाफ ने देखा कि आपने बीपी बढ़ा हुआ है, साथ में क्योंकि पीएचसी पर वही मालिक है, पीएचसी पर अकेली थी, उसने देखा कि हाइपरटेंशन या आप अकेले हो, बीपी भी बढ़ा हुआ है। आपने कहा कि सर ने हमें पढ़ाया था, हमने डॉक्टर विनय सर से ओबीजी पढ़ी है और हमने देखा कि यदि किसी को बीपी है गेस्टेशन हाइपरटेंशन में, तो हमारा दूसरा काम है यूरिन का सैंपल दे दो। यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, दोनों चीज, यूरिन में प्रोटीन यूरिया भी प्रेजेंट है, तो इस डिजीज का नाम हो जाता है प्री एक्लेम्सिया। क्या नाम हो जाता है, प्री एक्लेम्सिया। क्या नाम हो जाता है, प्री एक्लेम्सिया। इसका मतलब इस फीमेल को कौन सा डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी में, प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया को यदि आपने ट्रीट नहीं किया तो थोड़ी देर बाद उसको सीजर आ जाएंगे और ये प्री एक्लेम्सिया किस में बदल जाता है, एक्लेम्सिया। यदि प्री एक्लेम्सिया में सीजर जोड़ दूं, सीजर मतलब दोहरे जोड़ दूं, अर्थात जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर जोड़ दूं, तो जीटीसीएस जोड़ते ही ये प्री एक्लेम्सिया किस में चेंज हो जाएगा, एक्लेम्सिया में। इसको रोकने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या होती है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो प्री एक्लेम्सिया है, तो अपन ने देख लिया इसको प्री एक्लेम्सिया है। यदि मान के चलो इस प्री एक्लेम्सिया के साथ साथ उस पेशेंट में हेल्प सिंड्रोम हो गया, कौन सा सिंड्रोम हो गया, हेल्प सिंड्रोम उस फीमेल को, तो इस डिजीज को बोलते हैं सीवियर प्री एक्लेम्सिया। यदि प्री एक्लेम्सिया के साथ में हेल्प सिंड्रोम हो गया तो इस डिजीज को बोलते हैं सीवियर प्री एक्लेम्सिया। सीवियर प्री एक्लेम्सिया में हेल्प सिंड्रोम होता है। हेल्प सिंड्रोम का पूरा नाम क्या होता है, H4 हिमोलाइसिस, EL4 इलेवेटेड लिवर एंजाइम, लीवर के एंजाइम SGOT SGPT बढ़ जाते हैं। और LP का मतलब है लो प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट का काउंट 1 लाख से कम आ जाता है। एक फीमेल में बीपी भी बढ़ा हुआ है, प्रोटीन यूरिया भी है, साथ में हेल्प सिंड्रोम भी है, तो उस पेशेंट को बोलेंगे सीवियर प्री एक्लेम्सिया। और उसको दौरे भी आ गए हेल्प सिंड्रोम के साथ में, तो उसको बोलेंगे एक्लेम्सिया। समझ गए बेटा? चलिए, हेल्प सिंड्रोम इट इज ए प्रेगनेंसी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द हाइपरटेंशन दैट इंक्लूड बीपी के साथ साथ में हिमोलाइसिस हो, H4 हिमोलाइसिस, EL4 इलेवेटेड लिवर एंजाइम। लिवर एंजाइम कौन कौन सा होता है, SGOT SGPT, दोनों बढ़े हुए हैं। नॉर्मली 0 से 35 होते हैं, यदि किसी के 70 हो, 80 हो, 35 से ऊपर हो तो उसका मतलब इलेवेटेड है। तीसरा LP, LP का मतलब है लो प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट का काउंट कितने से कम हो बेटा, 1 लाख से कम हो। कितने से कम हो, 1 लाख, अर्थात पर क्यूबिक mm से क्या हो, कम हो। तो इसे अपन किस नाम से बोलते हैं, आपके सामने बेटा ध्यान से समझना, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि क्या क्या होता है, तो ध्यान से। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। दूसरा हाई लेवल ऑफ द HCG। तीसरा आपके सामने मैंने ये सारा बताने के बाद हेल्प सिंड्रोम में कौन कौन होता है, हिमोलाइसिस होता है, लिवर एंजाइम बढ़े हुए होते हैं और लो प्लेटलेट काउंट होता है। चलिए बेटा नेक्स्ट आपके सामने, नेक्स्ट आता है आपके सामने प्रेजेंस ऑफ द टोटल प्रोटीन इन 24 आवर। यदि आपने यूरिन का टेस्ट कराया और 24 घंटे के यूरिन के सैंपल में 0.3 ग्राम या मोर इससे ज्यादा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्री एक्लेम्सिया। मैंने कहा ना, प्री एक्लेम्सिया में क्या क्या होगा, एक तो बीपी होगा पेशेंट का। प्री एक्लेम्सिया में साथ में आपको जैसे ही कोई फीमेल प्रेगनेंसी पे बीपी लेके आ रही है तो आपका दिमाग दूसरा काम करना चाहिए, प्रेगनेंसी है तो एक बार यूरिन का टेस्ट करा लो, हो सकता है प्रोटीन 0.3 ग्राम से ज्यादा प्रेजेंट हो।
प्रोटीन ग्रेडिंग बाय रिएजेंट स्ट्रिप, प्रोटीन की ग्रेडिंग आजकल सीएचसी पर रिएजेंट स्ट्रिप आती है या डिपिस्टिक टेस्ट आता है, इसमें पता लग जाता है कितना प्रोटीन है। यदि उस पे प्रोटीन यदि वो गीली होने पर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा तो मतलब 0.1 ग्राम है, +1 लिखा आ रहा है, +1 तक वो उसमें कलर चेंज हो रहा है तो 0.3 ग्राम है, +2 तक हो रहा है तो 1 ग्राम है। 0.3 ग्राम पर लीटर से ऊपर जाते ही आपका प्रोटीन यूरिया हो जाता है। +3 ग्रेडिंग है, ये तो बहुत ज्यादा प्रोटीन है, मतलब 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से है, और +4 का मतलब 10 ग्राम पर लीटर। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो आंसर में बोलना डिपिस्टिक टेस्ट या रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट, एक ही नाम है दोनों के। अपन ये टेस्ट कर सकते हैं यूरिन में प्रोटीन का पता लगाने के लिए कि कितना प्रोटीन है। मैग्नीशियम सल्फेट मैं पहले ही बता चुका हूं, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए, मैनेजमेंट ऑफ द एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया मतलब यदि उसको दौरे आने वाले हैं या आ गए हैं तो MgSO4 इज द ड्रग ऑफ चॉइस। रिपीट डोज ऑफ द MgSO4 आर गिवन ओनली, एक बार MgSO4 दी उसके बाद भी यदि दौरे आ रहे हैं तो MgSO4 की रिपीट डोज को देने से पहले हमें कुछ चीज देखनी होती है। क्या क्या देखनी होती है, इफ द नी जर्क रिफ्लेक्स प्रेजेंट, यदि नी जर्क रिफ्लेक्स प्रेजेंट है मतलब डीप टेंडन रिफ्लेक्स, घुटने पे अपन ने मारा, पैर के घुटने पे आपने मारा और पैर ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, जैसे पैर के घुटने पे आपने मारा और पैर इस तरह से आगे हो रहा है, पैर नीचे वाला जो आपका, तो इसका मतलब क्या है, नी जर्क रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो MgSO4 दे सकते हैं, यदि नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो MgSO4 की डोज नहीं देनी है। दूसरा, यूरिन का आउटपुट 30 मिलीलीटर अर्थात 30 ml पर आवर से ज्यादा होना चाहिए। यदि किसी के अंदर 1 घंटे में 30 ml से कम यूरिन आ रहा है तो MgSO4 नहीं देना, क्योंकि MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो चुकी है, गलती से भी नहीं देना। तीसरा, रेस्पिरेटरी रेट 12 से ज्यादा होनी चाहिए, 12 ब्रीथ पर मिनट। यदि किसी की ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि MgSO4 दे रहे हो तो कब बंद कर देना चाहिए, तो आप बोलना यदि नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाए, यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम हो जाए या रेस्पिरेटरी रेट 12 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाए तो आपको क्या नहीं देनी, MgSO4 नहीं देनी। थेरेप्यूटिक डोज ऑफ MgSO4 की कितनी डोज देते हैं, अर्थात 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है किसके अंदर, हमारी बॉडी में। कोई पूछे हमारी बॉडी में MgSO4 कितना होता है, 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, थेरेप्यूटिक डोज। आगे, हेमरेज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोटिलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्वेश्चन आया हुआ है, दुनिया में सबसे ज्यादा डिलीवरी के बाद जो मां मरती है उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, पहले भी बता रखा है, हेमरेज। कौन सा होता है, हेमरेज। यदि हेमरेज ऑप्शन में नहीं हो तो PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज, पूरा नाम। PPH की वजह से दुनिया में ज्यादातर वुमेन्स या मदर्स मरती है। नेक्स्ट, मेजर कोज ऑफ द APH, APH का पूरा नाम है एंटेपार्टम हेमरेज। एंटे मतलब पहले, पार्टम मतलब डिलीवरी से पहले यदि किसी को हेमरेज हो रहा है तो उसका मेजर कोज क्या होता है, प्लेसेंटा प्रेविया एंड अब्रुप्सियो प्लेसेंटा। याद रखना, APH एंटेपार्टम हेमरेज में 2 ही डिजीज आती है, एक आती है प्लेसेंटा प्रीविया और एक अब्रुप्सियो प्लेसेंटा। क्या होती है मैंने पिछले लेक्चरों में बता रखा है, मेरे पिछले लेक्चर सुन लेना। कंफर्मेशन डायग्नोसिस ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया, यदि आपको देखना है प्लेसेंटा प्रीविया डिजीज है या नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करानी चाहिए, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, अर्थात सोनोग्राफी करानी चाहिए जिसमें प्रोब को वेजाइना के अंदर डाला जाता है और देखा जाता है। सर प्लेसेंटा प्रेविया का कंफर्म करने के लिए आपने बताया TVS कराओ, सर TVS पर क्या दिखेगा, अरे प्लेसेंटा प्रेविया का मतलब ये होता है प्लेसेंटा यहां पर ना लग के, जबकि नॉर्मल प्लेसेंटा ऐसे लगना चाहिए था, ये बेबी और ये आपका क्या, प्लेसेंटा नॉर्मल यूट्रस में ऐसे लगना चाहिए था। लेकिन यदि ये प्लेसेंटा नीचे की तरफ लग जाए, कहीं भी नीचे की मतलब यहां लग गया, यहां लग गया, यहां लग गया, तो मतलब अपर सेगमेंट की जगह लोअर सेगमेंट में लग जाए तो इस डिजीज को बोलते हैं प्लेसेंटा प्रेविया। तो प्लेसेंटा प्रेविया का पता किससे चलेगा, सोनोग्राफी से। और कौन सी सोनोग्राफी बेस्ट है, ट्रांसवेजाइनल, वेजाइना के ऊपर, ट्रांस एब्डोमिनल पेट के ऊपर वाली में तो थोड़ा अर्थात दिखने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आपको स्किन को पार करना पड़ता है, फैट को पार करना पड़ता है, एडिक्वेट पानी पिया या नहीं पिया फीमेल ने, बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इट्स कंसीडर्ड व्हेन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, प्रेगनेंसी में सबसे मोस्ट कॉमन एनीमिया होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कब बोलोगे, जब हीमोग्लोबिन का लेवल 11 ग्राम पर डीएल, WHO कहता है 11 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए। यदि हीमोग्लोबिन का लेवल 11 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए तो अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरा, RBC कितने से कम हो जाए, 4 मिलियन से कम हो जाए तो भी उसको क्या बोलते हैं। नॉर्मली फीमेल में जो RBC होती है वो 4.5 से 5.5 पर मिलियन क्यूबिक mm होती है। यदि किसी में 4 से कम हो रही है तो वो किसको बताता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। PCV ये डायमीटर है, कौन कौन से पैरामीटर है जो पता करते हैं, PCV
या हेमेटोक्रिट कितने से कम हो जाए, 30% से कम हो जाए। पीसीवी का पूरा नाम है पैक्ड सेल वॉल्यूम, यदि 30% से कम हो जाए तो भी बोलोगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एमसीएचसी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यदि 30% से कम हो जाए तो भी अपन क्या बोलते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीवी यदि आपने कभी सीबीसी देखा हो ना, तो सीबीसी में आप केवल हीमोग्लोबिन देखते हो, आप ये पैरामीटर भी देखें कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में एमसीवी कितने से कम हो जाए, 75 से कम हो जाए तो एमसीवी, तो भी अपन उसको क्या बोलते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एमसीएच कितने से कम हो जाए, 25 पिकोग्राम से कम हो जाए तो भी अपन उसको बोलते हैं एमसीएच का पूरा नाम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। और फेरेटिन का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सबसे इंपॉर्टेंट, सुनना बेटा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है जो सबसे सही होता है, सीरम फेरेटिन लेवल। यदि सीरम फेरेटिन लेवल लेस देन 12 नैनोग्राम पर डीएल से कम रह जाए, मोस्ट एक्यूरेट और कंफर्मेटिव मेथड है। तो ये किसको बताता है, आपका सीरम फेरेटिन यदि 12 नैनोग्राम पर डीएल से कम रह जाए तो उसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। होते तो सारे ही हैं, लेकिन सबसे सेंसिटिव कौन सा होता है, सीरम फेरेटिन, जो सबसे अच्छा पैरामीटर होता है। फेरस सल्फेट, यदि किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो आप क्या दोगे, फेरस सल्फेट इज वाइडली यूज फॉर द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट आती है, बिकॉज इट्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज द हाई इन द ओरल, अर्थात इन ओरल आयरन थेरेपी। यदि आप टैबलेट फॉर्म में दे रहे हो तो सबसे अच्छी कौन सी है, फेरस सल्फेट। आता तो फेरस एस्कोर्बेट भी है, फेरस फ्यूमरेट भी है, लेकिन सबसे अच्छी कौन सी होती है, फेरस सल्फेट FeSO4। फेरस सल्फेट जो होती है वो सबसे अच्छी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट में आयरन इस फॉर्म में ज्यादा आता है। आयरन सुक्रोज, जिनको आईवी लगाना होता है, आयरन सुक्रोज इज वाइडली यूज इन द इंट्रावीनस थेरेपी फॉर आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब भी आप आयरन लगाते हो तो कौन सी टेक्निक से लगाते हो, जेड ट्रैक टेक्निक, जेड बना के टेक्निक से लगाते हो। जेड ट्रैक टेक्निक मतलब एक हाथ से आपने हिप्स के ऊपर की मसल को खींचा, मसल को खींचने के बाद में आपने इंजेक्शन दिया और वापस मसल को छोड़ दिया। इससे क्या होगा, आयरन के लीक होने की संभावना कम हो जाएगी, तो आयरन का जो धब्बा बनेगा वो हिप्स के ऊपर नहीं बनेगा, पेशेंट को नॉर्मल लगेगा। वरना आप यदि डायरेक्ट इंजेक्शन ठोकोगे 90 डिग्री पर आईएम आयरन वाला, तो आयरन का जो बाहर आयरन लीक होगा उसका एक ब्लैक कलर का स्पॉट बन जाएगा जो जिंदगी भर रहेगा। नेक्स्ट, तो जेट ट्रैक टेक्निक से दे। आगे, स्क्रीनिंग फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, यदि किसी फीमेल को पहली बार डायबिटीज हो रहा है, गेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी में, तो इसकी स्क्रीनिंग कब करानी चाहिए, 24 से 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर करानी चाहिए। क्वेश्चन CHO में पूछा गया है, 24 से 28 वीक से, 24 वीक से पहले यदि आपका ग्लूकोज बढ़ा हुआ आ रहा है तो वो डायबिटीज को नहीं बताता, 24 वीक के बाद वाला बताता है। नेक्स्ट, मेंटक्स टेस्ट विद PPD। मेंटक्स टेस्ट टीबी का टेस्ट होता है, टीबी का, जिसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट कहते हैं, जिसमें प्रोटीन अर्थात डेरिवेटिव प्यूरिफाइड लगाते हैं अपन। मोन्टेक्स टेस्ट विद PPD इन ड्यूरेशन 5 mm और उससे ज़्यादा। यदि आपने लगाने के बाद आपने 15 मिनट बाद देखा कि 5 mm से ज़्यादा बड़ा धब्बा बन रहा है, तो वो किसको बताता है कि टीबी प्रेजेंट है, कंडीशन पॉजिटिव ऑफ टीबी, अर्थात कि टीबी प्रेजेंट है या इसको ट्यूबरकुलोसिस है, इस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है। नेक्स्ट, वुमेन विद HIV, यदि एक वुमेन HIV पॉजिटिव है, नीड टू चेक वायरल लोड एट नियर टर्म। यदि एक फीमेल HIV पॉजिटिव है तो उसका वायरल लोड जरूर चेक करना चाहिए एट टर्म, मतलब 37 वीक के करीब। सर ये बेबी में ज्यादा होने का चांस, सबसे ज्यादा HIV बेबी में फैलने का चांस रहता है डिलीवरी के दौरान। HIV हो चाहे हेपेटाइटिस बी हो, डिलीवरी के दौरान, जब भी डिलीवरी चलती रहती है ना, बेबी में जाने के चांसेस सबसे ज्यादा, इसलिए वायरल लोड चेक करना चाहिए एट टर्म। इफ इट इज, यदि ये 400 कॉपीज पर ml से कम है, यदि आपने RT-PCR कराया HIV का, एलाइजा टेस्ट कराया, एलाइजा टेस्ट में यदि आपको 400 कॉपीज पर ml से कम वायरल है, 1 ml में 400 से कम वायरस है, तो देन इट इज सेफ फॉर द वेजाइनल डिलीवरी, तब तो वेजाइनल डिलीवरी कराओ। इन दिस कंडीशन नियोनेटल इन्फेक्शन है 1% के, ओनली 1% चांस रहेगा, जबकि इन्फेक्शन की रेट 30% वैन मैटरनल वायरल लोड 1 लाख कॉपीज से ज्यादा है। यदि मदर के अंदर 1 लाख कॉपीज से ज्यादा है तो HIV की जो ट्रांसमिशन रेट है, किधर से किधर, HIV कहां से, मदर से लेकर बेबी में, मदर से जो बेबी में फैलने का जो चांस है HIV का, वो कितना % होता है, 30%। और इस याद रखना, मदर से बेबी में जो डिलीवरी के थ्रू HIV जाता है, मदर से बेबी में डिलीवरी के थ्रू जो HIV जाता है उसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। ऐसा ट्रांसमिशन जो मदर से बेबी में जाता है डिलीवरी के दौरान, उसे बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो कभी क्वेश्चन आ जाए वर्टिकल ट्रांसमिशन की रेट बताओ HIV की, तो बताना आंसर में 30%। कितनी, 30%। कितनी % जा सकता है, 30%। चलिए, ऐसी सर यदि HIV फैल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी वुमेन जो टेकिंग हार्ट मतलब होता है हाईली
मतलब हाईली एक्टिव या हाईली एक्टिव ART का पूरा नाम है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, मतलब जो दवाई होती है एड्स की उनको बोलते हैं। जो हाईली एक्टिव ले रही है, क्या ले रही है बेटा, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जो मतलब जो HIV की दवाई पहले से ही ले रही है। हाईली एक्टिव एंट्रो रिट्रोवायरल थेरेपी कैन हैव प्लान वेजाइनल डिलीवरी व्हेन प्लाज्मा वायरल लोड कोपीज पर ml एंड सिजेरियन डिलीवरी व्हेन 100 अर्थात कोपीज पर ml से कम हो। देखो बेटा ध्यान से सुनो, यदि 100 ml कोपीज से कम है, 100 ml कोपीज से कम है और ऐसी फीमेल जो हार्ट पहले से ही ले रही है हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल, तब तो आप सिजेरियन सेक्शन कराओ। और यदि जीरो लोड है, कोई लोड कोपीज नहीं है, 10 लोड कोपीज से भी कम आ रहा है, तो आप वेजाइनल डिलीवरी कराओ, वरना कैसे कराओ, सिजेरियन। सर ड्रग ऑफ चॉइस कौन होती है एड्स वाली फीमेल में, कौन सी देनी है, जिडोविडिन। जिडोविडिन आपको जिडोविडिन इज गिवन IV इन्फ्यूजन स्टार्टिंग एट द ऑनसेट ऑफ द लेबर और 4 आवर बिफोर सिजेरियन अर्थात सेक्शन। तो जब भी आप यदि किसी HIV वाली पेशेंट की डिलीवरी करा रहे हो, आप तो जिडोविडिन का ड्रिप स्टार्ट कर दो लेबर के टाइम पर। यदि वेजाइनल डिलीवरी करा रहे हो और सिजेरियन सेक्शन करा रहे हो तो 4 घंटे बाद स्टार्ट कर दो, 4 घंटे पहले सिजेरियन, बिफोर सिजेरियन सेक्शन से 4 घंटे पहले स्टार्ट कर दो। किस हिसाब से स्टार्ट करते हैं, जिडोविडिन की जो डोज है वो क्या होती है बेटा, 2 मिलीग्राम पर kg पर आवर, और मेंटेनेंस डोज कितनी होती है, 1 मिलीग्राम। सर लोडिंग डोज होती है जो पहली बार लगाई जाती है, शुरू में 24 घंटे तक जो लगाई जाती है वो होती है लोडिंग डोज, वो होती है 2 ml पर kg पर आवर। दूसरा, उसके बाद में मेंटेनेंस डोज कितनी लगानी है, 1 ml पर kg पर आवर। लोडिंग डोज मतलब पूरी बॉडी के टिश्यूज तक पहुंच जाए, जब पूरी में पहुंच जाए उसके बाद में कम मात्रा में देनी होती है मेंटेनेंस डोज। हार्ट थेरेपी शुड बी कंटिन्यू अप टू 9 मंथ और मोर इन द क्लाइंट विद HIV। यदि कोई HIV की पेशेंट है तो उसको हार्ट थेरेपी लगभग कितना कंटिन्यू करनी चाहिए, 9 मंथ तक। डिलीवरी के बाद में 9 महीने तक तो कंटिन्यू लेनी चाहिए यदि पहले से ले रही है तो। अर्ली प्री टर्म बर्थ, अर्ली प्री टर्म बर्थ कंसिडर्ड इफ बेबी बोर्न बिफोर 34 वीक। सर प्री टर्म बर्थ किसे कहते हैं, सर प्री टर्म बोलते हैं 37 वीक से पहले का। तो अर्ली प्री टर्म कब बोलते हैं, अर्ली 34 वीक से पहले का। यदि आपसे कोई पूछे प्री टर्म बेबी कब कहते हैं, प्री टर्म मतलब टर्म से पहले, मतलब 37 वीक से पहले, 37 वीक से पहले, इसका मतलब है लेस देन 37 वीक। सर अर्ली प्री टर्म किसे बोलेंगे, अर्ली प्री टर्म, अर्ली प्री टर्म उनको बोलेंगे जो लेस देन 34 वीक होगा। क्या होगा, लेस देन 34 वीक ऑफ। यदि कोई बेबी 34 वीक से पहले होगा तो उसको अर्ली प्री टर्म बोलेंगे। एनी प्रेगनेंसी, कोई भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू बियॉन्ड 2 वीक अर्थात 2 वीक की जगह 42 वीक, ऐसी प्रेगनेंसी जो 42 वीक के बाद में होती है, मतलब 294 देर के बाद में होती है, उसे बोलते हैं पोस्ट टर्म डिलीवरी। क्या बोलते हैं, पोस्ट टर्म डिलीवरी। जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जिसकी 294 डेज से ज्यादा होती है उसे बोलते हैं पोस्ट टर्म। तो एक होगी प्री टर्म, एक होगी पोस्ट टर्म और एक होगी टर्म। टर्म होती है 37 से 42 वीक के बीच में, और 42 वीक के बाद में क्या कहलाती है, पोस्ट टर्म। वुमेन हैविंग देयर फर्स्ट प्रेगनेंसी, ऐसी वुमेन जिसकी पहली प्रेगनेंसी 30 साल की उम्र से ऊपर होती है उसे बोलते हैं एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा। ऐसी फीमेल जो पढ़ाई के चक्कर में पढ़ाई करती रहती है 30 साल के बाद, आजकल तो देखो आप मेनली जो एजुकेशन बढ़ रही है तो हर फीमेल मेनली 30 साल के बाद ही शादी करती है, 27-28 साल में करती है, तो उसके बाद में कैरियर पर ध्यान देने के चक्कर में ऐसी फीमेल जिनका पहला बेबी 30 साल के बाद में होता है उन फीमेल को क्या बोलते हैं, एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा। क्वेश्चन आया हुआ है CHO में, एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा उस फीमेल को कहते हैं जिसने बच्चे को जन्म 25 साल के बाद में दिया है, 30 साल के बाद में दिया है, 35 साल के, तो आंसर में बोलना 30 साल। कितना, 30 साल। 30 साल के बाद में जिनने दिया है उन्हें अपन। थैंक यू सो मच। आज छोटा सा लेक्चर था, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, अपना 2-3 लेक्चर और आपके इसके बाकी है, उसके बाद में वापस हम कई नए सब्जेक्ट पे चलेंगे। प्लीज साथ की साथ करते चले, साथ में 99 की टेस्ट सीरीज जरूर ले, इसी में है लक्ष्य राजस्थान CHO के नाम से। 99 की टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, सारे अर्थात पेपर मिलेंगे, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उनके पेपर जरूर दे। हर सब्जेक्ट के 300 क्वेश्चन है और वो हाई यील्ड क्वेश्चन है जो CHO में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को सोल्व करना ना भूले। लेकिन उनको सोल्व तभी करें जब आप, जैसे मैंने OBG पढ़ाई, जैसे पीडिया पढ़ाई, तो पीडिया को पूरा पढ़ ले फिर उसके क्वेश्चन करें, OBG को पूरा पढ़ ले फिर उसके क्वेश्चन करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।